शांत हो जाओ। अब देख लो, अरे बस अब देख लो, अब आवाज नहीं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13। सबको क्वेश्चन पेपर मिल रखे हैं, आज हिस्ट्री के भी दे दूंगा, ठीक है। हिस्ट्री के भी मैंने छाप लिया, आज हिस्ट्री के भी दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन का नाम है विभिन्न देशों में कार्यपालिका के प्रकार बताएं। यानी दुनिया भर में बहुत सारे देश है और हर देश में अलग अलग तरीके की कार्यपालिका है, और इन कार्यपालिकों में तुम्हें अंतर बताना है, यूं कहें कि कैसी कैसी कार्यपालिकाएं हैं ये बताना है। अगर हम बात करें तो कितने प्रकार की कार्यपालिकाएं होती हैं? 3, अध्यक्षात्मक, अर्धअध्यक्षात्मक और संसदात्मक। अगर हम सबसे पहले टॉपिक की बात करें जिसका नाम क्या है? संसदात्मक। इसकी अगर बात की जाए तो इसमें जो देश होता है, देश में 2 स्तर की सरकारें तो होती ही हैं, साथ साथ इसका जो सरकार का मुखिया होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। सरकार का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। एग्जाम्पल के तौर पर क्या है? भारत। अगर हम बात भारत की करें तो हम लोगों के यहाँ राष्ट्रपति तो है, पर राष्ट्रपति की पावर्स क्या है? बिल्कुल 0। पर वही अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो उसके पास लगभग सारी पावर्स है। ये होता है क्या? संसदात्मक। वहीं दूसरी तरफ अगला टॉपिक हमारा आता है अर्धअध्यक्षात्मक। अर्धअध्यक्षात्मक का मतलब होता है कि भैया इसमें राष्ट्रपति भी है और प्रधानमंत्री भी है। खैर भारत में भी दोनों ही होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि देश का जो मुखिया होता है, यानी देश का जो पहला नागरिक होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति। यानी ये कह सकते हो कि देश का मेन आदमी कौन है? राष्ट्रपति। वही दूसरी तरफ सरकार का प्रमुख किसको बोला जाता है? प्रधानमंत्री को। सरकार का प्रमुख किसको बोला जाता है? प्रधानमंत्री को। एग्जाम्पल के तौर पर फ्रांस। एग्जाम्पल के तौर पर फ्रांस। फिर अगला टॉपिक आता है हमारा अध्यक्षात्मक। अध्यक्षात्मक मतलब प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अध्यक्षात्मक का मतलब प्रेसिडेंशियल सिस्टम। इसका मतलब होगा सेमी प्रेसिडेंशियल, इसका मतलब होगा प्रेसिडेंशियल सिस्टम। इसमें क्या होता है कि भैया चाहे सरकार हो या देश, दोनों का ही मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति। चाहे सरकार हो या फिर देश, दोनों का ही मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है? अमेरिका, यानी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो एक बार फिर से देख लो कितने टाइप्स की सरकार, कार्यपालिका 3, संसदात्मक, अर्धअध्यक्षात्मक और अध्यक्षात्मक। संसदात्मक मतलब सरकार के प्रमुख में कौन होगा? प्रधानमंत्री। अर्धअध्यक्षात्मक देश का प्रमुख राष्ट्रपति होगा और प्रधानमंत्री किसका होगा? सरकार का। वहीं अगर हम बात करें अध्यक्षात्मक की तो भैया चाहे सरकार हो चाहे देश हो, दोनों का ही मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति। एग्जाम्पल के तौर पर यूएसए। अच्छा देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। न्यायिक सक्रियता के फलस्वरूप न्यायपालिका पर बोझ बढ़ा है, इस कथन को सत्य साबित करें। यानी कहने का मतलब क्या है कि आजकल हमारी न्यायपालिका बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। इसके एक्टिव होने की वजह से हुआ क्या है? इस पर बहुत ज्यादा काम का बोझ बढ़ गया है। कैसे बढ़ गया है ये हमें बताना है। तो अगर हम पहला एग्जांपल देते तो पहला मैंने लिखा है जनहित याचिका। जैसा कि हम लोगों को पता है जनहित याचिका का मतलब क्या होता है कि भैया एक ऐसी याचिका जिसको कुछ लोग जारी करते हैं, कुछ वोट, जैसे कुछ वकील है वो जाके केस फाइल करते हैं, कहां पर? सर्वोच्च न्यायालय या यूं कहीं न्यायालय में। जिस तहत यदि उस केस का फैसला आता है तो उस केस का फायदा क्या मिलता है? सबको मिलता है। इसको हम क्या बोलते हैं? जनहित याचिका। जिस चक्कर में हुआ क्या है, कोई भी एनजीओ आया, कोई भी इंसान आया, कोई भी व्यक्ति आया, सीधा कहां पहुंच जाता है? कोर्ट पहुंच जाता है। तो अब जो कोर्ट है वो छोटे से छोटे मामले को भी कोर्ट को देखना पड़ता है, जिस वजह से उस पर बोझ बढ़ गया है। फिर दूसरा पॉइंट है संविधान का संरक्षक। जैसा कि हमें पता है हमारे संविधान की रक्षा कौन करता है? हमारा न्यायालय। हमारे संविधान की रक्षा कौन करता है? न्यायालय। जिस चक्कर में यदि कोई कानून कार्यपालिका बनाती है या यूं कहें कोई विधायिका कोई कानून बनाती है तो उसमें सब काम सही से हो रहा है या नहीं, संविधान के हिसाब से बना है या नहीं, ये सब भी देखना किसकी जिम्मेदारी बन जाती है? न्यायालय की। जिस वजह से इस पर और ज्यादा काम का बोझ बढ़ जाता है। फिर अगला टॉपिक आता है राज्य व केंद्र के मध्य संबंध। अब अलग अलग टॉपिक्स पर अलग अलग चीजों को लेकर कभी ना कभी केंद्र सरकार या राज्य सरकार आपस में लड़ जाते हैं। केंद्र सरकार या राज्य सरकार आपस में लड़ जाते हैं, जिस चक्कर में इन दोनों के मामले निपटाने के लिए किसको सामने आना पड़ता है? न्यायालय को। जैसे तुम लोगों ने पढ़ा है 3 सूचियां, कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती। जैसे तुम्हें पता है संघ सूची में वो सारे विषय, कौन से विषय? जो केंद्र सरकार कानून बनाएगी, लगभग 101 103 विषय के आसपास। दूसरा है राज्य संघ सूची, सॉरी राज्य सूची, यानी राज्य सूची का मतलब क्या? जिसपे कानून सिर्फ कौन बनाएगी? राज्य सरकार। और समवर्ती सूची कौन सा? जिसपे कानून दोनों बनाएगी। अगर जो कोई भी मामला फंसता है केंद्र और राज्य सरकार में तो ज्यादातर इस सूची की वजह से, क्योंकि इस पे कानून दोनों ही बना रहे होते हैं। फिर अगला टॉपिक है मौलिक अधिकारों का रक्षक। ये हमने पढ़ा था चैप्टर्स में कि भैया हमारे मौलिक अधिकार की रक्षा कौन करता है? न्यायालय। हमारे मौलिक अधिकार की रक्षा कौन करता है? न्यायालय। जिस चक्कर में होता क्या है, हमें कभी भी ऐसा लगता है कि कोई हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, हम सीधा कहां पहुंचते हैं? न्यायालय। इसके इन सभी की वजह से क्या हो रहा है? बार बार बोझ किस पर बढ़ रहा है? न्यायालय पर। तो अतः कह सकते हो
कि न्यायपालिका पर बोझ बढ़ा है। यानी इन सब कारणों की वजह से हम कह सकते हैं कि न्यायपालिका पर बोझ बढ़ा है। ठीक है, शांत। देखो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में के तीन एकात्मक व संघात्मक विशेषता बताओ। यानी भारतीय संविधान एकात्मक है और संघात्मक है, इसकी विशेषताएं बतानी है कितनी? तीन। अगर हम सबसे पहले बात करें एकात्मक की, तो एकात्मक में हम सबसे पहला टॉपिक देखेंगे इकहरी नागरिकता। सबसे पहला क्या है? इकहरी नागरिकता। इकहरी नागरिकता की अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि भैया आप भारत में अगर रहना चाहते हैं तो आप सिर्फ एक ही नागरिकता रख सकते हैं, या तो भारत की रख लो या किसी दूसरे देश की रख लो। यानी जैसे पहले क्या होता था, मान लो किसी इंडियन को अगर जो नागरिकता चाहिए होती है किसी दूसरे देश की, तो वो क्या करता था, मेनली जाके वहां पर उस लड़की से शादी कर लेता था। बहुत सारे कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर आप वहां की लड़कियों से शादी करो तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। तो बहुत सारे इंडियंस क्या करते थे, सीधा जाके शादी कर ली और क्या मिल गई, वहां की नागरिकता मिल गई, नेशनलिटी मिल गई। इसी वजह से अगर तुम लोग इंस्टाग्राम चलाते हो तो देखो हर चौथी पांचवी रील पर एक इंडियन लड़का बाहर की लड़की से शादी करके आपको मिलेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, अच्छा सुनो सुनो सुनो, अरे सुन लो। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको चाहिए तो आप बस एक ही नागरिकता रख सकते हैं। अगर आपको भारत की नागरिकता चाहिए, चाहे यहाँ की रख लो या किसी दूसरे देश की रख लो। फिर उसके बाद है केंद्र के पास अधिक शक्ति। अगर हम बात करें कि केंद्र सरकार के पास कितनी ज्यादा पावर्स है, तो हम देख रहे हैं, अरे सुनो सारे, हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार के पास 103 विषय हैं। केंद्र सरकार के पास कितने विषय हैं? 103 विषय हैं, जो ये दर्शाता है कि सारी पावर्स किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। अगला टॉपिक है एकीकृत न्यायपालिका। अगर हम बात करें भारत में, तो भले भारत में न्यायपालिका 3 स्तर की है, लेकिन काम तीनों क्या करती हैं? सेम। भारत में भले न्यायपालिका 3 स्तर की है, कौन सी 3 स्तर? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और स्थानीय न्यायालय, या यूं कहें निम्न स्तर न्यायालय। लेकिन इन तीनों के काम क्या है? सेम। तो ये क्या हो गए? एकात्मक लक्षण। ये क्या हो गया? एकात्मक लक्षण। फिर अगला टॉपिक है संघात्मक लक्षण, यानी संघात्मक विशेषता बताओ। तो अगर हम बात करें तो शक्तियों का बंटवारा, भैया हमने देखा हमारे यहाँ 3 सूचियां हैं, कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो ये दिखाता है कि भैया भारत में अलग अलग लोगों को अलग अलग शक्तियां प्राप्त है, जो किस चीज का उदाहरण है? संघात्मक विशेषता की। फिर है स्वतंत्र न्यायपालिका। अगर हम बात करें तो भले हमारे पास 3 न्यायपालिका है, पर तीनों न्यायपालिका अपनी अपनी जगह स्वतंत्र है, वो अपने अपने हिसाब से काम कर सकती है, बशर्ते अगर कुछ गड़बड़ लगता है तो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अंतिम माना जाता है। ये कौन सी है? एकीकृत न्यायपालिका, सॉरी स्वतंत्र न्यायपालिका। फिर अगला टॉपिक आएगा द्विसदनीय व्यवस्था। अगर हम बात करें द्विसदनीय व्यवस्था की, तो भारत में हमें पता है कितने सदन है? 2। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। जो ये दर्शाता है कि भैया कोई भी बिल पास होना हो या कोई भी कानून बनना हो, सबसे पहले कहां जाना है? हमें इन दोनों जगहों पर हमें बिल पास कराना ही होगा। अगर नहीं करा पाते हो तो आपका बिल पास नहीं होगा, जो किस चीज को दर्शाता है कि भारत एक संघात्मक देश भी है, क्योंकि ऐसे गलतियों के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। इसीलिए 2 सदनों में जब किसी चीज पर विचार होगा तो उसमें गलतियों के चांसेस थोड़े से कम हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है नगर निगम व नगर पालिका के मध्य अंतर बताओ। भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकते हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने पेपर में लिख दिया है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले किसकी? नगर निगम की। किसकी बात करते हैं? नगर निगम। तो ये नगर निगम कहां पे होते हैं? बड़े शहरों में। नगर निगम कहां होते हैं? बड़े शहरों में। यहाँ पर जो इसका हेड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मेयर। यहाँ के हेड को हम क्या बोलते हैं? मेयर। खास बात क्या? इसका चुनाव होता है। इसका क्या होता है? चुनाव होता है। यहाँ शहर सड़क व पार्क का विकास करती है, यानी इसका मेन काम क्या है? शहरों का विकास, सड़कों का विकास और सारी चीजें आसपास जो भी विकास के काम है। एग्जाम्पल के तौर पे तुम लोगों ने देखा होगा कहीं रोड पे गड्ढे हो, सुनो सब बताते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे तुमने देखा होगा अगर कहीं सड़क पे गड्ढे हो तो उसको भरता कौन है? पीडब्ल्यूडी वाले भरते हैं ना, इसी के अंडर में सारे लोग काम करते हैं। अरे मेयर की अगर मैं बात करूं तो नगर पालिका का जो हेड होता है उसे मेयर बोलते हैं। ठीक है। अब फिर अगला है आय का स्रोत, संपत्ति और विभिन्न कर। आय के मेन स्रोत क्या है? यानी इसको अलग अलग तरह से पैसे कहां से आते हैं? तो तुम लोगों ने देखा होगा जो कूड़े की गाड़ियां आती हैं तो उस पर लिखा नहीं था फटाफट अपना संपत्ति कर जमा करा दे, ये करा दे, वो करा दे। कभी कूड़े की जो गाड़ी आती है उसकी अनाउंसमेंट सुनो तो उसमें एक तो पता नहीं कौन सी डॉक्टर आती है, सबसे पहले तो वो बताएगी उसका कि कोरोना सॉरी डेंगू फैल रहा है, इसकी रक्षा के लिए ये चीजें करें। बाद में भी कहता है कि इस तारीख तक अपना संपत्ति कर जमा करा दे। यानी उसके आय का मेन स्रोत क्या होता है? संपत्ति कर और डिफरेंट टाइप्स के कर, यानी डिफरेंट टाइप्स के टैक्सेस। एग्जाम्पल के तौर पे एक होता है टोल टैक्स,
पर अगर जो आप गाजियाबाद के साइड जाओ तो वहां कोई टोल टैक्स तो नहीं, एक छोटा सा ऐसे टोल टाइप का लगा हुआ है, वो कौन कलेक्ट करते हैं? नगर पालिका वाले। ठीक है, फिर अगला है नगर पालिका, सॉरी नगर निगम वाले। अगला टॉपिक है नगर पालिका। अगला टॉपिक क्या है? नगर पालिका। अगर हम बात करें नगर पालिका की तो ये छोटे शहरों के लिए, जस्ट उल्टा लिखते जाना, कोई ये टॉपिक लिख लेना उसका उल्टा। बड़े शहरों के लिए था, ये किसके लिए है? छोटे शहरों के लिए। हाँ, यहाँ कौन होता था? मेयर। यहाँ कौन होता है? अध्यक्ष। ये भी क्या होता है? इसका भी चुनाव होता है। यहाँ कौन होता? ये क्या काम करती थी? शहर, सड़क, पार्क, इन सबको बनाती थी। ये छोटे मोटे काम करती थी। छोटे मोटे काम मतलब कहीं जैसे मान लो हेल्पिंग का कोई काम होगा, कोई छोटी मोटी पुलिया बनवानी हो गई। ज्यादातर ये मेनली गांव में दिखते हैं, यानी जो गांव में शहर होते हैं वहां दिखते हैं। ठीक है, छोटी मोटी पुलिया बनानी हो गई, थोड़ा सड़क का कुछ काम हो गया, ये सारे काम कौन करती है? नगर पालिका। फिर इसके बाद आता है आय सीमित। भैया इसके जो आय का स्रोत है, इसके पास पैसे बहुत कम ही आते हैं, बहुत ही ना बराबर इसके पास पैसे आते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ तुम लोगों ने देखा होगा, हमारे यहाँ से जो भी हमारे पार्षद हैं वो कहाँ जाएंगे? नगर निगम में। और गांव में जो तुम्हारा प्रधान होता है, और प्रधान के बाद भी एक मेंबर और होता है, वो कौन जाता है? नगर पालिका में। अब सवाल ये है कि दिल्ली में नगर निगम है या नगर पालिका है? दिल्ली में नगर निगम है, और फिर नगर निगम के अंदर भी नगर पालिका भी है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है? नगर निगम भैया बड़े शहरों के लिए और नगर पालिका छोटे शहरों के लिए।